हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क थ्योरी में यूनिट 5 स्टार्ट किए थे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हम बताए थे कि रेजोनेंस क्या होता है, फिर रेजोनेंस का एक्चुअली एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में बताए थे। फिर हम उसमें बताए थे कि हम लोग किस तरह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करते हैं। तो सारी चीज़ हम लोग इसका पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि हम लोग ग्राफ के बारे में, कि किस तरह से एक्सेल और एक्सी का ग्राफ आता है, किस तरह से एक्सेल और एक्सी बराबर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल और एक्सी बराबर होता है। ये सब सारा चीज़ को ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि आखिर एट रेजोनेंस यानी एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाता है तो करंट मैक्सिमम कैसे हो जाता है, यानी करंट का मान बहुत ज्यादा कैसे बढ़ जाता है। ये सब सारे चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आज ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ में ग्राफ बिटवीन एक्सेल एंड एक्सी, एक्सेल एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी कहने का मतलब कि ग्राफ जो बनाएंगे वो एक्सेल एक्सी का ग्राफ रहेगा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। फ्रीक्वेंसी क्या है तो एक बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ आप जानते हैं कि एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। कहने का मतलब ओमेगा जिस अनुसार से बढ़ेगा एक्सेल उसी अनुसार से बढ़ेगा। आप जानते हैं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रहता है तो कुछ लीनियर होता है। तो देखिए ये जो है फ्रीक्वेंसी इस तरह से बढ़ रहा है और उसी अनुसार से क्या बढ़ रहा है, एक्सेल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेल और ओमेगा एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्सेल का मान भी बढ़ेगा। कहें तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा, यानी एक्सेल और ओमेगा के बीच का ग्राफ बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो वही चीज का किए हैं कि एक्सेल बराबर ओमेगा एल होता है, इसका ग्राफ क्या बता दिए कि ओमेगा और एक्सेल इसके बीच का ग्राफ जो होगा लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि एक्सेल बराबर क्या होता है, तो एक्सेल बराबर तो ओमेगा एल, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेल बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या होगा, जो ग्राफ हम बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग के लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या किए, ओमेगा और एक्सेल के बीच ग्राफ ड्रा किए तो हम लोग के क्या है, लीनियर है, ठीक है। अब बताइए, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सी और ओमेगा के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो अगर एक्सी और ओमेगा के बीच अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हम बोले तो कि जो एक्सी बराबर होता है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा तो एक्सी का मान क्या होगा, घटेगा। ओमेगा का मान बढ़ेगा तो एक्सी का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होगा। आप लोग ग्राफ अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा ड्रा करके। आप अगर मान लीजिए कि हमको इस तरह से नहीं आता तो आप क्या कीजिएगा कि एक्सी का कुछ मान रखिएगा और सी का भी कुछ सी का कुछ मान रखिएगा और ओमेगा को वैरी कीजिएगा। तो एक्सी का मान वैरी होते रहेगा तो आप लोग के ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब कि अगर डायरेक्टली का रिलेशन है, मतलब एक्सेल और ओमेगा के डायरेक्टली का रिलेशन है तो उसका ग्राफ क्या होगा, लीनियर प्राप्त होगा। अब अगर एक्सी और ओमेगा के बीच का इनवर्स का रिलेशन है तो उसका ग्राफ बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यानी क्या, कौन से प्राप्त होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप बताइए ये क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, हाइपरबोलिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ वैसा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा होगा जिसपे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा। देखिए ये डिक्रीज कर रहा था, एक से डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे थे, ठीक है, डिक्रीज कर रहा था। और इधर से ये क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि एक्सेल का मान यानी ओमेगा नोट पे एक्सी का मान डिक्रीज कर रहा था, एक्सेल का मान इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो गया। हम क्या बोलेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सेल और एक्सी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। इस फ्रीक्वेंसी पर क्या हुआ, तो यहाँ पे होगा एक्सेल बराबर एक्सी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता था कि एक्सेल बराबर एक्सी, मतलब कि जो ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी है इस पे क्या हो रहा है, रेजोनेंट अकर हो रहा है। आप लोग के शुरू में रेजोनेंस में बताएं कि जहां एक्सेल बराबर एक्सी हो जाता है जिस फ्रीक्वेंसी पर तो उस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस, और जिस फ्रीक्वेंसी पर होता है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। मतलब क्या बोलेंगे कि ओमेगा नोट को क्या बोल देंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोग एक्सप्रेशन भी देखे थे, क्या आया था, तो ओमेगा नोट बराबर आया था 1/√LC, कुछ इस प्रकार से आया था। आप लोग के क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या डेरिवेशन आया था। तो यहाँ से हम क्या बोले, अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा कि एक्सी डिक्रीज कर रहा था, एक्सेल इंक्रीज कर रहा था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी पर हो उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, और एक्सएल एक्सी बराबर हो जा रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं देखिए, तो आप बताइए, अगर मान लेते हैं कि ओमेगा है, अगर ओमेगा से पहले देखें, यानी ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट से पहले देखेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कुछ ही कि एक सी, अगर मान लीजिए कि यहाँ एक ओमेगा, मान लीजिए कि ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 पे आप देखिएगा, तो ओमेगा 1 पे देखिएगा तो क्या पता चल रहा है आप लोग को, ओमेगा 1 पे हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कुछ ही कि एक सी का मान ज्यादा है और एक सेल का मान क्या है, कम है। आप ओमेगा 1 पे ऑब्जर्व कीजिए, तो ओमेगा 1 पे आप लोग के नजर आएगा कि एक सेल का मान क्या है, एक सेल ये है, तो एक सेल का मान देखिए इतना है, और एक सी का मान कितना है, इतना है, यानी एक सेल कम है और एक सी क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, आप ही बताइए कि कोई भी सर्किट में अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है तो एक सी, अगर एक सी ज्यादा है और एक सेल कम है तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, एज ए कैपेसिटिव। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कुछ एक सी इज ग्रेटर देन एक्सेल, यानी एक्सेल से एक सी ज्यादा है ओमेगा नोट के पहले, ओमेगा नोट के पहले क्या है, एक सी ग्रेटर है किससे, एक्सेल से। तो हम क्या बोलेंगे, जो सर्किट बिहेव करेगा वो कैपेसिटिव बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, ज्यादा है। आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर आरएलसी सर्किट है तो वहां पे आप देखिएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालिए और इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालिए। अगर जो ज्यादा होगा, मान लीजिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे एज ए कैपेसिटिव बिहेव करेगा, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो बोलेंगे कुछ क्या है, एज ए इंडक्टिव सर्किट बिहेव कर रहा है, ठीक है। आप तो आरएलसी सर्किट में अच्छा से फेजर भी पढ़े होंगे, आप लोग एसी सर्किट में आरएलसी का फेजर पढ़ते होंगे तो आप उसमें देख रहे होंगे कि अगर एक्सी ज्यादा हो रहा था तो बोल रहे थे कुछ कि आरएलसी सर्किट है लेकिन एज ए कैपेसिटी बिहेव कर रहा था। इस तरह से आप फेजर बना रहे होंगे। यहाँ बोल रहे होंगे कुछ तो यहाँ एक्सेल था, यहाँ एक्सी था, तो यहाँ बोल रहे थे कुछ अगर ई बड़ा हो जा रहा था तो इस तरह से हो रहा था, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि एज ए कैपेसिटी बिहेव कर रहा था। मतलब यहाँ पे एक्सेल माइनस एक्सी यहाँ बोल रहे थे, एक्सेल माइनस एक्सी, और एज ए कैपेसिटी बिहेव कर रहा था। अगर मान लीजिए कि यही चीज क्या एक्सी बड़ा हो जा रहा था और एक्सेल छोटा, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ एक्सी माइनस एक्सेल कर रहे थे। अब बोल रहे थे कुछ सर्किट एज ए कैपेसिटी बिहेव कर रहा था। मतलब कि अगर आरएलसी सर्किट है अब अगर उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो एज ए कैपेसिटी बिहेव करेगा, अगर उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो एज ए क्या इंडक्टिव बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप यहाँ से देखिए तो समझ में आ रहा है। अब बताइए, कोई भी सर्किट अगर कैपेसिटी बिहेव करेगा, कोई भी सर्किट अगर कैपेसिटी बिहेव करेगा तो कौन सा पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। यानी कैपेसिटिव सर्किट में कौन सा पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, मतलब ओमेगा नोट से पहले की बात हुआ। अब ओमेगा नोट से बाद की बात करते हैं। तो अगर ओमेगा नोट से बाद की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगर ओमेगा नोट से बाद की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या, मान लीजिए कि इस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी ओमेगा 2 पर। तो आप ओमेगा 2 पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या है, एक्सी का ग्राफ है। तो ओमेगा 2 पर एक्सी का मान इतना है, यानी यहाँ से इतना है, और एक्सेल का मान कितना है, इतना है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक्सेल का मान ज्यादा है, क्या है, एक्सेल का मान ज्यादा है। तो एक्सेल का मान ज्यादा है और एक्सी का मान क्या है, कम है। मतलब कि ओमेगा नोट से बाद वाले फ्रीक्वेंसी पर एज ए इंडक्टिव बिहेव करेगा। क्यों इंडक्टिव बिहेव करेगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या है, ज्यादा है। अब कोई भी आरएलसी सर्किट है तो आरएलसी सर्किट में क्या होता है कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा हुआ तो एज इंडक्टिव बिहेव करेगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है कैपेसिटिव बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी एक्सेल ग्रेटर है एक्सी से, तो यहाँ से बोल रहे हैं सर्किट बिहेव्स एज इंडक्टिव। यानी ओमेगा नोट से बाद वाला फ्रीक्वेंसी पर क्या एज इंडक्टिव बिहेव करेगा और पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। ओमेगा नोट से पहले की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटी बिहेव करेगा और पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। ये जो ग्राफ बना रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, आरएलसी सर्किट लिए हैं। अब आरएलसी सर्किट में हम देख रहे हैं कोची फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। तो एक्सेल एक्सी वेरी कर रहा है, तो एक्सी इस तरह से वेरी कर रहा है, एक्सेल इस तरह से वेरी कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। मतलब कि ओमेगा नोट पे क्या होगा, एज ए रेजिस्टिव बिहेव करेगा। चूंकि ओमेगा नोट पर तो एक्सेल एक्सी बराबर हो जाता है, तो एक्सेल एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो एक्सेल एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो एज ए रेजिस्टिव बिहेव करेगा। फिर एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद वाला फ्रीक्वेंसी पर कौन सा लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कैपेसिटी इंडक्टिव बिहेव कर रहा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद वाले फ्रीक्वेंसी पर
इंडक्टिव बिहेव कर रहा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले वाले फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटी बिहेव कर रहा, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, और बाद वाले फ्रीक्वेंसी पर लैगिंग पावर फैक्टर। और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट एज ए क्या बिहेव कर रहा है, रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है, यानी पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी। तो सवाल पूछता है, सवाल ये पूछेगा कि आप बताइए कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव एज, फिर से क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं, सवाल रहेगा कि इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट एबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव एज, मतलब कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के एबव पर सर्किट कैसा बिहेव करेगा। तो हम बोलेंगे कौन सा, इंडक्टिव सर्किट। अगर बोलेंगे पावर फैक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब आप इतना ध्यान में रखना है कि अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से वह फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव बिहेव करेगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटी बिहेव करेगा और पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। अब एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर यूनिटी होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर यूनिटी कहने का मतलब क्या होगा कि एज ए रेजिस्टिव बिहेव करेगा। तो ये था, ये पूरे ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ गए हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक टेबल के माध्यम से समझे कि किस तरह से हम लोग क्या ओमेगा के वैल्यू को वैरी कर रहे थे, और ओमेगा के वैल्यू वैरी करने से क्या एक बढ़ रहा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस आप टेबल में देखिएगा तो बढ़ रहा था, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट रहा था। एक ओमेगा ऐसा आया जिसपे क्या एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गया था, उस कंडीशन को रेजोनेंस बोल रहे थे, और उस पे जिस फ्रीक्वेंसी पर आकर हो रहा था उसको बोल रहे थे क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। ये सब सारे चीज हम लोग टेबल के माध्यम से देखें, फिर उसी चीज को हम लोग क्या किए, ग्राफ में ड्रा कर दिए कि एक्स यहाँ घट रहा था, एक्सएल यहाँ बढ़ रहा था, एक कंडीशन आया जिसको बोल रहे हैं ओमेगा नॉट पे एक्सएल एक्सी बराबर हो गया, जिसको क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन, और ओमेगा नॉट पे आकर हो रहा है तो ओमेगा नॉट के क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या इस ग्राफ को समझ में आ गया। आई होप आप लोग सारा ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब देखिए एक और ग्राफ बनाए हैं, आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हम लोग अभी किसको किए, एक्सएल एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आई नोट किस तरह से वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आप ही बताइए। आप टेबल भी देखिए, अब टेबल में पता कीजिएगा तो वहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ओमेगा के वैल्यू बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे आप टेबल निकालिए और टेबल में देखिए, हम टेबल जो सबसे पहले बनाए हैं वहाँ पे देखिए आप, जैसे जैसे ओमेगा के वैल्यू बढ़ा रहे थे हम लोग के क्या हो रहा था, ओमेगा के वैल्यू बढ़ाने से करंट का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और एक ऐसा कंडीशन आया कि यहाँ पे करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और करंट मैक्सिमम के बाद फिर वहां से क्या होगा, ओमेगा के वैल्यू करंट का मान घटने लगा था। अब देखिए आप टेबल में देखिएगा तो कुछ इसी प्रकार से हो रहा था, मतलब कि ओमेगा के वैल्यू बढ़ा रहे थे तो आई नोट का वैल्यू शुरू में बढ़ रहा था, आई नोट का वैल्यू शुरू में बढ़ रहा था। उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें आई नोट का वैल्यू मैक्सिमम आया था, उसके बाद क्या हुआ, आई नोट का वैल्यू भी क्या होगा, घटने लगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि शुरू में ओमेगा बढ़ा रहा है तो बढ़ रहा है, आई नोट का वैल्यू बढ़ रहा, और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसमें मैक्सिमम करंट हुआ, और फिर क्या होगा, घटने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ओमेगा वर्सेस आई, मतलब कि ओमेगा के वैल्यू अगर वैरी कर रहे थे आरएलसी सर्किट, इस सर्किट का हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएलसी सर्किट में ये भी वोल्ट था, ये आर था, ये एल था, ये सी था, और यहाँ से कुछ ओमेगा के क्या था, ओमेगा फ्रीक्वेंसी का कुछ सोर्स था। तो हम लोग वोल्टेज वैरी नहीं कर रहे हैं, आर भी एल सी ये भी कुछ नहीं वैरी कर रहे हैं, खाली क्या वैरी कर रहे हैं, ओमेगा। और जो ओमेगा वैरी कर रहे हैं तो यहाँ से क्या एक्सएल और एक्सी वैरी हो रहा था ओमेगा के साथ, क्योंकि एक्सएल बराबर हो तो ओमेगा एल हो जाता है, ओमेगा एल, और ये 1/ओमेगा सी, तो उसके साथ ही दोनों वैरी हो रहा था, और उसके कारण क्या हो रहा था, करंट वैरी हो रहा था। शुरू में करंट ओमेगा बढ़ा रहे थे, शुरू में बढ़ रहा था, फिर क्या घटने लगा था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि ओमेगा को वैल्यू वैरी करके हम लोग करंट किस तरह से वैरी करता है उसके बारे में देख लिए कि किस तरह से हम लोग क्या करंट वैरी करता है। ठीक है, यानी शुरू में क्या हुआ, करंट बढ़ा, फिर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट हुआ, फिर क्या हुआ, घटने लगा। आप टेबल में देखिए, और उसी टेबल को हम लोग क्या किए इसमें, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे अभी देखिए ये आई नोट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पढ़ा है, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ आई नोट कैसे वेरी करता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि आखिर इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करता है। रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, लेकिन एक्सएल और एक्सी वेरी करता है, तो एक्सएल और एक्सी वेरी करने के कारण इम्पीडेंस में क्या होगा, वेरिएशन होता है। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या,
आप लोग जितना चीज़ बता रहे हैं सारे चीज़ को आप लोग के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा पीडीएफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो अगर जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं, बोलिए, आप ही सोचिए थोड़ा सा। आप लोग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ ये होगा, यानी होगा क्या, यानी आप लोग क्या बताएं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो एक्सएल का मान एक्सी के मान घट रहा है और एक्सएल का मान बढ़ रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सएल माइनस एक्सी अगर देखें कि मतलब क्या हो रहा है कि एक्सी जो है हाइयर रेट से कम हो रहा है और एक्सएल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इम्पीडेंस क्या है, घटेगा। अब टेबल में भी देखिए, अब जब टेबल आप देखिए, जो टेबल हम बताए हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यानी पहला लेक्चर में, तो वहाँ पे आप देखिएगा, तो वहाँ पे देखिए कि ओवरऑल जेड का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तब तो आप ही बताइए ना कि करंट का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, आप देख रहे थे। तो वहाँ पे आप जेड आप ही बताइए कि वी पर आई बराबर वी अपॉन जेड होता है, तो इसका मान कमेगा तब ना इसका मान बढ़ेगा। यानी आप लोग के करंट का मान निकाल रहे थे तो आप देख रहे थे कोची कि करंट शुरू में धीरे धीरे क्या हो रहा था, इस तरह से आया अभी ग्राफ, अभी जस्ट हम देखें कि कुछ इस तरह से हुआ। मतलब शुरू में करंट बढ़ रहा था, तो शुरू में करंट बढ़ रहा था कहने का मतलब कुछ होगा कि जेड कमेगा, मतलब क्या होगा, करंट बढ़ेगा। मतलब करंट बढ़ रहा है कहने का मतलब क्या है, जेड कम रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वाई में क्या देखें कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो करंट क्या हो रहा था, कम बढ़ रहा था। मतलब क्या हुआ कि जेड कमेगा इसलिए बढ़ रहा, ठीक है। यानी यहाँ पे बढ़ रहा, यहाँ पे घट रहा, यहाँ पे ओमेगा नोट पे क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। यानी ओमेगा नोट पे क्या होगा, करंट मैक्सिमम आ गया। तो ऐसा बोलेंगे कोचिंग कि ओमेगा नोट पे इंपीडेंस क्या होगा, मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तब नहीं करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या अभी करंट के ग्राफ जस्ट देखें तो ये क्या इंपीडेंस के ग्राफ होगा, यानी जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो मिनिमम होगा का ओमेगा नोट पे, और ओमेगा नोट पे मिनिमम कितना के बराबर होगा, जितना सर्किट में रेजिस्टेंस होगा यानी रेजिस्टेंस के बराबर होगा मिनिमम, यानी ओमेगा नोट पर क्या इंपीडेंस होगा, तो इंपीडेंस ऑफर करेगा। यानी आप लोग के कुछ इस तरह से बताए थे कि आई बराबर होता है वी अपॉन जेड, और जेड के वैल्यू अगर ओमेगा नोट पे देखते हैं तो आई यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, और यहाँ पे बताए थे कुछ वी अपॉन आर, और ये क्या होता है, मिनिमम इंपीडेंस हो जाता है। क्यों मिनिमम इंपीडेंस हो जाता है, क्योंकि एक्सएल एक्स यहाँ पे बराबर हो जाता है, तो एक्सएल एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। जब एक्सएल एक्स कैंसिल आउट कर देता है तो इंपीडेंस यहाँ पे ओमेगा नॉट पे मिनिमम ऑफर करता है और करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या आया, ग्राफ आया, यानी इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आया। इंपीडेंस शुरू घट रहे, धीरे धीरे घट रहा, वे ओमेगा नॉट पे मिनिमम हुआ, उसके बाद फिर इंपीडेंस बढ़ने लगा। उसी प्रकार करंट में क्या हुआ कि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा, ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम आया, उसके बाद क्या हो गया, घटने लगा, ठीक है। फिर यहाँ ओमेगा वर्सेस एक्सएल और एक्सी का देखें तो एक्सएल लीनियर ग्राफ होता है, तो यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज करता है, यहाँ क्या होता है, डिक्रीज करता है। दोनों एक दूसरे को जहाँ काट करेगा वहाँ पे बोलेंगे एक्सएल और एक्सी, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ मतलब इसके कारण ये आया और फिर यहाँ से ये आया, यानी इंपीडेंस घट रहा, फिर मिनिमम होकर फिर बढ़ गया, फिर हम मैक्सिमम होकर बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग के क्या है, ग्राफ आया। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, रेजोनेंस क्या है, उसके बाद फिर उसमें पढ़े क्या, टेबल के माध्यम से हम लोग देखें कि किस तरह से रेजोनेंस कर हो रहा था, किस तरह से करंट बढ़ रहा, इंपीडेंस किस तरह से घट रहा है, सब सारे चीज के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग क्या ग्राफ के माध्यम से देखें। आज इसमें कुछ टर्म है जैसे बैंडविड्थ, इस सब के बारे में जानना है कि बैंडविड्थ क्या होता है, फिर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट, उस पर इंपीडेंस क्या होगा, ये सब सारी चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैंडविड्थ के बारे में, उसके बाद उस पर देखेंगे कि इंपीडेंस डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगा, यानी किसको बोलेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर वहाँ पे कैसे डिसाइड करते हैं, सब सारी चीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं बैंडविड्थ के बारे में, ठीक है। यानी हम लोग जो अभी यानी आई वर्सेस ओमेगा के ग्राफ बनाए, उसी में हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसी में डिफरेंट टर्म के बारे में जानते हैं। यानी हम लोग क्या कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी को लिए हैं, और उसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर और कौन कौन से टर्म यूज होता है
रेजोनेंस के लिए, ठीक है। और इससे आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, आप कंपेटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, और आगे चल के डेरिवेशन करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या आएगा आप लोग के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्राफ लिए हैं जो करेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का लिए। तो हम करेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या बताएं कि शुरू में करंट क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद फिर करंट क्या होता है घटने लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं। एक तो आप समझ रहे हैं कि तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है ओमेगा नोट, इस पे क्या आ रहा है करंट मैक्सिमम हो रहा है, तो ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग 2 पॉइंट लिए हैं, और वो 2 पॉइंट क्या है, ए है और एक क्या है बी है। एक ए है, एक क्या है बी है। ए पॉइंट और बी पॉइंट इस तरह से पॉइंट लिए हैं जहां करंट जो होगा मैक्सिमम क्या है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या है आई नोट, तो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम, इसको डिफाइन ही किया गया है कि मैक्सिमम का 1/√2 टाइम। यानी ए और बी पॉइंट हम इस तरह से लेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम सपोज कीजिए कि मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है, तो ए और बी यानी मैक्सिमम करंट यहाँ 10 एम्पियर है, तो ए और बी कहाँ लेंगे जहाँ पे हम लोग के कितना आएगा 7.07 एम्पियर, यानी इतना करंट होगा, यानी ग्राफ में उतना करंट होगा, वहां मान लेंगे और वहां मान लेंगे बी, और वहां इस पे यानी इतना करंट के लिए जिस फ्रीक्वेंसी पर आकर होगा उसको बोल देंगे कोची, यानी एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है तो उसके लिए करंट होगा जैसे ओमेगा नोट है, तो ओमेगा नोट के लिए करंट मैक्सिमम आई नोट आया। उसी प्रकार फिर क्या हो गया करंट घटने लगा, तो करंट घटने लगा जैसे यहाँ देखिए शुरू में करंट बढ़ रहा था, तो हम जान रहे हैं कि आई नोट पर 10 एम्पियर करंट आकर होने वाला है, तो उसके पहले फ्रीक्वेंसी पर एक ओमेगा 1 होगा, वहां पे होगा कोची कि इसका 0.70 टाइम्स जो जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट आकर होगा उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे लोअर हाफ ऑफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी लोअर हाफ पावर पॉइंट। अब हाफ पावर पॉइंट कैसे होता है इसके बारे में अभी जिक्र करते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हम जान रहे हैं कि आई नोट इतना आकर होने वाला है, मतलब मैक्सिमम करंट इतना आकर होने वाला है जो कि ओमेगा नोट पर होने वाला है, तो उसके पहले एक फ्रीक्वेंसी होगा जिस पे क्या होगा कि आई नोट अपॉन √2 टाइम्स एक करंट होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे लोअर हाफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्यों लोअर हाफ पावर पॉइंट बोल रहे हैं इसके बारे में अभी समझाते हैं। फिर इसके आगे जाएंगे तो वहां पे भी एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा ओमेगा 2, वहां पे भी क्या होगा इसका 0.70 टाइम्स हम लोग के करंट प्राप्त होगा, तो वहां पे ये बी है, इसको क्या बोल रहे हैं अपर हाफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसको क्या बोल रहे हैं अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। अब हाफ पावर क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में जस्ट अभी देख रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि एक ओमेगा 1 आ गया, एक ओमेगा 2 आ गया और एक क्या आ गया ओमेगा 2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो आप बोलता है कुछ ही हम लोग क्या देख रहे हैं बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ बोलता है डेफिनेशन कि इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच आवर सिग्नल एग्जिस्ट। सिग्नल एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग अभी एक एग्जांपल दिए थे, आप रेडियो के एग्जांपल दिए थे या ऑपरेटर जैसे जियो हो गया एयरटेल हो गया, ये सब के एग्जांपल दिए थे, तो उसमें हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी चैनल होता है तो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, क्या करता है बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट अगर मैच कर जाता है तो हम लोग के क्या आवाज क्लीन आता है, अगर इसके रेंज में रहता है तो थोड़ा मोड़ा घर आता है लेकिन थोड़ा मोड़ा आवाज मिलता है। अगर इस रेंज से बाहर आ गया मतलब बैंडविड्थ से बाहर आ गया, यानी जो उसको काम करने का बैंडविड्थ था, या कोई भी रेडियो देखिए तो कोई भी रेडियो में चैनल का जो बैंडविड्थ था कि इतना फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहा है सिग्नल को रिसीव कर रहा, ठीक है, सिग्नल को क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। तो अगर वहां से जैसे आगे हुआ मतलब बैंडविड्थ रेंज से बाहर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो वहां पे सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे आप लोग क्या होगा सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिग्नल फिर भी जैसे घर आते रहता तो थोड़ा मोड़ा रहेगा लेकिन वहां पे उतना पावर उसको मिलेगा नहीं। उसको पावर के लिए कम से कम चाहिए क्या कि पावर हमको अगर पी चाहिए तो अगर पी के आधा भी मिलेगा तो चलेगा। तो पी के आधा कहाँ मिलेगा इसके और इसके बीच में, यानी इसके आगे ऊपर जाएगा तो p/2 से ज्यादा पावर मिलेगा, इधर भी p/2 से ज्यादा पावर मिलेगा। अगर इसके जैसे ही इधर आ गया मतलब ओमेगा 1 से कम तो यहाँ पावर इसको सफिशिएंट मिलने वाला नहीं है, और जब पावर सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग के सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार पे यहाँ यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है कहीं भी हम लोग रेडियो से बजाते हैं तो क्या होता है बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, यानी जिसका बैंडविड्थ क्या होगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी बैंडविड्थ बराबर अपर माइनस लोअर होता है, यानी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कोई भी हम लोग के चाहे रेडियो चाहे कोई भी
ऑपरेटर का सिम यूज कीजिए, तो सारा चीज क्या होता है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ठीक है, जिसका बैंडविड्थ डिसाइडेड होता है कि इतना फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। तो समझ में आ रहा है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या हुआ, तो जहां पे हम लोग क्या क्या होगा, सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। या दूसरा डेफिनेशन बोला है कि द फ्रीक्वेंसी बैंड विद इन द लिमिट ऑफ लोअर एंड अपर पावर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ इतना के बीच में पावर इसको क्या होगा, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम का आधा हो, क्या हो रहा है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। यानी लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों के बीच में जो रेंज होगा उसी को क्या बोल दिया जाता है, बैंडविड्थ बोल दिया जाता है। अगर इसके इधर है और इसके इधर तो उसको बैंडविड्थ नहीं बोलेंगे, मतलब ये दोनों के बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे, ठीक है। तो बैंडविड्थ समझ में आ रहा है, अपर माइनस लोअर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग क्या बोले कि लोअर हाफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या है, लोअर हाफ पावर पॉइंट है। जैसे ये भी एक फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है, ये भी क्या है, पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर। यहाँ पे हम लोग लोअर और हाफ पावर क्यों बोल रहे हैं कि आप ही बताइए, ये हम किस तरह से चुन रहे थे, इस तरह से चूज कर रहे थे कि आई नोट का 1/√2 टर्म। तो यहाँ अगर पावर निकालना चाहें, मतलब जैसे देखिए रेजोनेंट पर पावर तो आई स्क्वायर आई नोट स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, आई नोट है, तो यहाँ से आई नोट स्क्वायर आर हो जाएगा। लेकिन एट ए यानी ये पॉइंट पे देखिएगा तो यहाँ पे करंट क्या, आई नोट अपॉन √2। हम ए पॉइंट किस तरह से चूज करते हैं कि आई नोट का 1/√2 टाइम्स हो, तो यहाँ से आई नोट स्क्वायर अपॉन √2 इंटू आर, तो यहाँ से पावर देखिए तो आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2, यहाँ देखिए आप इसको स्क्वायर कीजिए तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से p/2। फिर उसी प्रकार b पर देखिए तो p/2। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हम लोग ये हुआ कि यहाँ पे पावर p है तो a और b पर पावर क्या होगा, p/2 होगा, क्या होगा, p/2 होगा। अब इसके बीच में आधा से ज्यादा ही पावर मिलेगा, मतलब यहाँ देखेंगे तो p/2 से ज्यादा, अगर यहाँ पावर देखें तो p/2 से ज्यादा, यहाँ पावर p/2 से ज्यादा, p/2 से ज्यादा, यहाँ तो p मिलेगा, फिर यानी p/2 से ज्यादा, p/2 से ज्यादा। फिर अगर यहाँ पावर देखेंगे तो p/2 से कम मिलने लगेगा, और p/2 से कम मिलने लगेगा मतलब उसका सफिशिएंट पावर मिल नहीं रहा, तो वहाँ पे आसानी से क्या होगा, रेडिएशन बजेगा नहीं। हम लोग को क्या चाहिए, पावर को, सिग्नल को रिसीव करने के लिए उसको पावर चाहिए। तो इसीलिए आप लोग पढ़ेंगे ट्यून्ड एम्पलीफायर, तो ट्यून्ड एम्पलीफायर में कब पढ़ेंगे कि बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, अगर उसके रेंज में है तब क्या होगा, ट्यून्ड होगा। इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा, बैंड भी समझ में आ रहा। अब देखिए, अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए, अब आप ही बताइए कि अगर बोले कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस बताइए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस बताइए, तब झट से बताइए क्या, आर होगा, क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो बचता है सर्किट क्या है, जो रेजिस्टिव बिहेव करता है, यानी आर होगा। जितना आर का वैल्यू होगा वही पर रेजोनेंट पर इम्पीडेंस होगा। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ए पर इम्पीडेंस कितना होगा, बी पर इम्पीडेंस कितना होगा, नहीं आप लोग पता होगा। लेकिन इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ए पर इम्पीडेंस बता सकते हैं कि कितना होगा और बी पर इम्पीडेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा। तो हम लोग हेडिंग लगा सकते हैं कि इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हाफ पावर पॉइंट है तो ω1 पर क्या होगा फिर इम्पीडेंस, ω2 पर क्या होगा इम्पीडेंस। क्योंकि ω पर तो हम लोग को पता है कि आर होगा। क्यों आर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सएल एक्सी बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पता नहीं है, ठीक है। समझ में आया बैंडविड्थ क्या होता है। चलिए, तो हम लोग अब निकालते हैं इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट के बारे में। यानी हम लोग अभी यही चीज बताएं कि यहाँ पे तो हम लोग के इम्पीडेंस पता है कि आर होगा। क्यों आर होगा इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, यानी इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है। अब इस तरह से ग्राफ अभी पढ़े, यानी जेड वर्सेस ओमेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़े कि जेड वर्सेस ओमेगा पढ़े, तो यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ ओमेगा नोट पे इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, और वो इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है। लेकिन आप लोग को ये पता नहीं है कि यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगा और यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ चुका है इन ω1 पे फिर क्या होगा और ω2 पे क्या होगा। ये तो आप लोग को पता नहीं है, यानी ये बोल सकते हैं कुछ ही कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए पर इम्पीडेंस क्या होगा और बी पर इम्पीडेंस क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को तो पता नहीं है, यहाँ तो इम्पीडेंस पता है कि यहाँ पे इम्पीडेंस आर होगा, ठीक बात है। तो कैसे पता करेंगे, तो आप जानते हैं कि करेंट एट हाफ पावर पॉइंट,
हाफ पावर पॉइंट कहने का मतलब ए और बी पर, तो ए और बी पर करंट क्या होता है आई नोट अपॉन रूट टू। उसको डिफाइन ही इस तरह से किया गया है कि ए पॉइंट वह पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा आई नोट का 1 अपॉन रूट टू टाइम्स होगा। इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे करंट आई नोट अपॉन रूट टू। अगर आई नोट अपॉन रूट टू है तो अगर ओवरऑल आई नोट की खाली बात करें, ओवरऑल आई नोट की बात करें मतलब मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट मतलब आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर। आप ही बताइए ना, वी अपॉन आई नोट बराबर क्या होगा, आई नोट क्या होगा मैक्सिमम करंट होगा, और वो मैक्सिमम करंट क्या होगा एक्सएल एक्सी तो है नहीं खाली आर है, तो आई बराबर वी अपॉन जेड होता है, लेकिन जेड बराबर क्या आर के बराबर है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि आई नोट बराबर वी अपॉन आर, तो आई नोट के जगह लिख दिए वी अपॉन आर। तो यहाँ से आप लोग के दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो करंट आएगा यानी हाफ पावर पॉइंट पे यहाँ पे क्या वी अपॉन रूट टू आर, वी अपॉन रूट टू आर। तो करंट क्या होता है वी अपॉन जेड, यानी बोल सकते हैं कोई कि जो करंट एट हाफ पावर पॉइंट होगा वो भी आई नोट अपॉन रूट टू होगा, और यहाँ क्या वी अपॉन रूट टू आर होगा। तो आई बराबर क्या होता है वी अपॉन जेड, और जेड के जगह ओवरऑल पूरा है, तो यहाँ से बोलेंगे कुछ कि जो जेड आया वो रूट टू आर आ गया, रूट टू आर आ गया, मतलब इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट रूट टू आर आ गया, यानी आई बराबर वी अपॉन जेड होता है, तो वहाँ पे आ गया रूट टू आर। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे तो आर था और यहाँ पे रूट टू आर, कहने का मतलब क्या हुआ कि इम्पीडेंस बढ़ा कि घटा। आप लोग बताइए कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या था इम्पीडेंस आर था, यानी ओमेगा नोट पर आर था, यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हुआ, यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगा, तो हम बोले क्या रूट टू आर हुआ, तो इम्पीडेंस बढ़ा कि घटा, ऑब्वियसली है बढ़ा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या ज्यादा है, आप ग्राफ से भी देखिए तो इम्पीडेंस ज्यादा होता है करंट कम है, देखिए करंट भी कम है, क्लियर है। तो बोले कुछ ही कि इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट रूट टू आर होता है, क्या होता है आर का रूट टू टाइम्स होता है, यानी इम्पीडेंस हाफ पावर पॉइंट पे क्या होता है ज्यादा होता है, हाफ पावर पॉइंट क्या होता है इम्पीडेंस ज्यादा होता है, और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस आर के बराबर हो जाता है, और हाफ पावर पॉइंट पे क्या होता है रूट टू आर के बराबर, यानी इम्पीडेंस ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या करंट कम है, देखिए यहाँ पे पता चल रहा है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसी को हम यूज किए हैं, ठीक है। तो जेड बराबर रूट टू आर है, जेड को हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर, एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, इतना लिख सकते हैं, और इसको रूट टू आर लिखते हैं। अब दोनों तरफ क्या किए हैं स्क्वायर कर दिए हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और इतना बच गया, और यहाँ 2 आर स्क्वायर हो गया, अब आर स्क्वायर इधर आर स्क्वायर इधर, तो इसको इस साइड ले गए, तो यहाँ से ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर ओमेगा सी के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी अगर लिखना चाहें तो हम लोग कुछ रूट ओवर आर, और रूट ओवर आर कहने का मतलब क्या प्लस माइनस आर लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताइए आप ही कि ओमेगा अगर ओमेगा 1 के बराबर होगा, क्या होगा ओमेगा 1 के बराबर होगा, तो अगर ओमेगा 1 के बराबर होगा तो हम बोलेंगे कुछ कि यहाँ पे कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब आप बोलिएगा क्या कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है, क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा कहने का मतलब क्या कि एक्सी ज्यादा होता है एक्सएल से। आप लोग के बता चुके हैं कि ओमेगा नोट के अगर पहले होता है मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है, कहने का मतलब इसके पहले सर्किट एज ए लीडिंग पावर फैक्टर काम करता है, कहने का मतलब कैपेसिटी बिहेव करता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद एज ए इंडक्टिव बिहेव करता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस वहां पे ज्यादा होता है। आप लोग इस तरह से ग्राफ बताए थे याद कीजिए इस तरह से, तो हम बोले थे कुछ कि इसके पहले ये ज्यादा होता है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले, सही से बना देते हैं इसको, यहाँ पे है ओमेगा नोट, तो हम बोले थे कुछ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले एक्सी ज्यादा है, तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले कैपेसिटी बिहेव करता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद क्या इंडक्टिव बिहेव करता है, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले लीडिंग पावर फैक्टर, कैपेसिटी मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद क्या लैगिंग पावर फैक्टर, ये आप लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ओमेगा 1 के बराबर होगा कहने का मतलब क्या एक्सी बराबर होगा एक्सएल से, एक्सी कहने का मतलब क्या एक्सी कहने का मतलब ये चीज ये टर्म, जब ये टर्म बड़ा होगा इसको से, यानी एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, यानी ये बड़ा होगा इसको से ओमेगा 1 के जगह, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि अगर बड़ा होगा तो आर के मान क्या माइनस, यहाँ से इतना माइनस इतना बराबर माइनस आ रहेगा, क्यों क्योंकि ये बड़ा है। तो आप ही बताइए ना कि 3 में से 4 गया कितना बचा -1। आप लोग अच्छा से सीख चुके हैं, यानी छोटा में से बड़ा घटाता है माइनस में आता है, तो छोटा में से बड़ा घटाए तो माइनस में, क्लियर है। चलिए अब देखिए अब ओमेगा बराबर ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, अब बताइए
ओमेगा 2 पर क्या कौन से बड़ा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस? तो आप लोग के आंसर आएगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा होता है, मतलब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, मतलब एक्सएल क्या है तो ओमेगा 2 है, तो ये बड़ा में से छोटा घटाना था, प्लस में आ रहेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यानी यहाँ ये समझ में आ रहा। अब देखिए इसका यूज होगा, इसका यूज कहाँ होगा, आप लोग अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा 1 के वैल्यू क्या होगा, ओमेगा 2 के वैल्यू क्या होगा, ये सब सारा हम ड्राइव करेंगे, और ओमेगा नोट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ये तीनों में रिलेशन क्या होगा, ये सब जब ड्राइव करेंगे हम लोग फार्मूला, तो वहाँ पे हम लोग ये दोनों का यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, यानी इसका यूज कहाँ पे आएगा, तो हम लोग ये तीनों में रिलेशन देखेंगे कि ओमेगा नोट, ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, पहला फार्मूला वहां ड्राइव करेंगे तो इसका यूज करेंगे। और कहाँ यूज होगा, तो ओमेगा 1 का वैल्यू एल और सी के टर्म में निकालेंगे, ओमेगा 2 के वैल्यू एल और सी के टर्म में निकालेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हाफ पावर पॉइंट पे इम्पीडेंस के किस तरह से हम लोग देखें, और किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं, सारा चीज, फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, तो अब इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग ये तीनों में रिलेशन देखेंगे, उसके बाद फिर अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग फेजर डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।